अस्सलाम वालेकुम। आई एम हाजरा। आज मैं आपको यूरोपियन हिस्ट्री स्टार्ट करवाने वाली हूँ। इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। यूरोपियन हिस्ट्री का पहला टॉपिक है दैट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन 14 जुलाई 1789 में आया था। अगर हम उस टाइम यूरोप का बैकग्राउंड देखें, टाइम यूरोप में ना क्लास सिस्टम था। यानी जो एक थी अनप्रिविलेज पीपल थे, अनप्रिविलेज क्लास थी, और एक थी प्रिविलेज क्लास। जो अनप्रिविलेज क्लास थी ना वो टैक्सेस पे करते थे और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। और जो दूसरी थी प्रिविलेज क्लास थी, प्रिविलेज पीपल थे, ये टैक्स पे नहीं करते थे लेकिन फिर भी इनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता था। इंडस्ट्री भी डेवलप नहीं थी और एग्रेरियन सोसाइटी हुआ करती थी उस टाइम पे। तो अगर हम मेनली अब फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का सिस्टम कैसा था, फ्रांस का एंशियंट रिजीम कैसा था। एंशियंट यानी पुराना रिजीम होता है दौर हुकूमत। तो एंशियंट रिजीम हम देखें फ्रांस में कैसा था। फ्रांस का एंशियंट रिजीम ना इन ये क्लासेस में डिवाइड था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट थे ना इसमें रोमन कैथोलिक क्लर्जी थे, ये हाई रैंकिंग मेंबर ऑफ द चर्च होते थे और ये प्रिविलेज क्लास थी। दूसरी थी सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट में नोबल्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह थे और ये भी प्रिविलेजेस पीपल थे। जो थर्ड स्टेट थी तो ये ऊपर वाले दोनों, ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को छोड़ के बाकी जितने भी लोग बचते हैं वो सारे थर्ड स्टेट थे। थर्ड स्टेट को भी आगे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, थ्री ग्रुप्स में। उसमें से फर्स्ट ग्रुप जो था वो था बुर्जोसिस का। और बुर्जोसिस में आपके प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्टिसंस ये सारे आते हैं। दूसरे ग्रुप जो था इसमें वो था अर्बन वर्कर्स थे, वो जो काम किया करते थे। और जो तीसरे थे वो पीजेंट्स थे, पुअर फार्मर थे, पीजेंट्स और पुअर फार्मर थे। और इनके साथ ना बहुत बुरा सलूक किया जाता था। और ये पीजेंट्स थी ना, ये अर्निंग मशीन थी उस टाइम की। तो अगर हम उस टाइम में हम देखें कि जो किंग था वो कौन था, किंग था किंग लुइस 16 था। और इसके टाइम पे ना फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक्चुअली ये जो था ना ये बहुत छोटा बच्चा था, अभी इसके बाप की डेथ हो गई थी किंग लुइस 15 की। तो उस टाइम से किंगशिप इसके पास आ गई थी और दूर दूर से बाकी कंट्रीज़ के किंग इसको आके मिला करते थे। और जब ये बड़ा होता है तो ये साथ वाले कंट्री ऑस्ट्रिया से शादी करता है और इसकी बीवी का नाम होता है मैरी एंटोनेट, जो बहुत ज़्यादा फजूल हर्श लड़की होती है। और ये बस अपनी अय्याशियों में गुम होती हैं, इन्हें आम आवाम की ना कोई टेंशन फ़िक्र नहीं होती है। तो इस वजह से जो फ्रांस है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्नरेबल होती है। एक तो वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा एक इंटरनल सिचुएशन तो उनकी बहुत बैड होती है, पॉवर्टी होती है। तो बाहर वो अमेरिकन रेवोल्यूशन जो आ रहा उनकी मूवमेंट चलती है ब्रिटिश के अगेंस्ट, उसकी हेल्प करते। जो अमेरिकन होते हैं ना वो उसकी 13 अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ इंडिपेंडेंसी चाहती होती हैं ब्रिटेन से। तो ये बाहर उसको हेल्प कर रहा होता है। तो इसकी वजह से देखें तो इसके फ्रांस की अपनी ना इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब हम देखें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के काजेज़ क्या क्या हैं। इसके काजेज़ में हम लॉन्ग टर्म काजेज़ भी देखेंगे और शॉर्ट टर्म काजेज़ भी देखेंगे। लॉन्ग टर्म काजेज़ में हम देखें तो इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट क्या है? इनलाइटनमेंट का मतलब है एज ऑफ रीज़न। यानी वो टाइम जब लोग जो है ना अंधाधुंध किसी पे यकीन नहीं करते थे। अब लोगों ने ना सोचना स्टार्ट कर दिया कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। और वो उस चीज़ की रीज़न तलाश करते थे। एम्पिरिसिज्म आ गया, लोग एक्सपीरियंस करके चीज़ों को देखते थे। अच्छा, फिर साइंस भी आ गई इस इनलाइटनमेंट में। और इंडिविजुअलिज्म आ गई, यानी इंडिविजुअल जो है वो रैशनल है, उसे राइट और रॉन्ग का पता है। और लिबरल डेमोक्रेसी आ गई। तो ये इनलाइटनमेंट था, ये भी एक इसका लॉन्ग टर्म काज बनता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फिर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ना वो इसका मेन काज है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में यह है कि स्टेट और इंडिविजुअल का रिलेशन कैसा है, स्टेट ऑफ नेचर कैसी है। तो इन चीज़ों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को ना के आंसर किया था थॉमस होब्स ने। ये कहा था कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि स्टेट ऑफ नेचर है क्या। यानी इसने कहा कि हर तरफ एनार्की है, सिक्योरिटी नहीं है, सेल्फिशनेस है, केओस है, वायलेंस है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की एक एक एब्सोल्यूट हेड होना चाहिए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। जब हमें वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा तो बदले में लोग उसको अपनी थोड़ी थोड़ी पावर देंगे। तो अब जब लोग उसको पावर देंगे तो वो लोगों को क्या करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इस पर्पज़ के लिए ना स्टेट का एग्जिस्टेंस हुआ था, स्टेट वजूद में आई थी।
तो इसने ये कहा था कि मोनार्क जो है ना वो किसी भी हद तक जा सकता है, यानी वो जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है वो कोई किंग लीडर कुछ भी हो सकता है, पीएम भी हो सकता है, प्रेसिडेंट भी हो सकता है, किंग भी हो सकता है, यानी जो भी आपके ऊपर एब्सोल्यूट हेड होगा। तो इसने कहा ना, उस टाइम जो है वो फ्रांस में किंग था, तो इसने कहा कि किंग ना वो किसी भी हद तक जा सकता है, मोनार्क जो है ना कुछ भी कर सकता है आपको सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। वो लोगों को आंसरेबल नहीं होगा कि वो कैसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो उस सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो आप देखें थॉमस होब्स जो है ना ये इसको एंशियंट रिजीम को, उस किंग को सपोर्ट कर रहा था। दूसरा है हमारे पास जॉन लॉक। हम जॉन लॉक को देखते हैं कि इसने क्या कहा। जॉन लॉक थॉमस होब्स के बिल्कुल अपोजिट था। इसने कहा था सिक्योरिटी भी नहीं है, वायलेंस भी नहीं है, सेल्फिशनेस भी नहीं है। लोग जो है ना वो सुकून के साथ रहना चाहते हैं, वो जस्ट मोर लैंड एक्वायर करना चाहते हैं। उनके दरमियान में अगर कोई कन्फ्लिक्ट है तो वो इस बात पे है। तो इसने कहा कि अगर लोग अपनी थोड़ी थोड़ी पावर किसी स्टेट बॉडी को दे रहे हैं तो बदले में उस स्टेट बॉडी को लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। और इसका जो स्लोगन था ना वो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का था। इसने कहा कि अगर ये लोग जो हैं आपको, ये स्टेट बॉडी लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही तो बदले में लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं, लोग इसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं। तो हम देखें कि जॉन लॉक जो है वो बिल्कुल थॉमस होब्स के अपोजिट बात करता है। ये कहता है कि अगर स्टेट बॉडी इनकी बात नहीं मान रही, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, तो ये उसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं, यानी इसको ख़त्म किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो तीसरा हमारे पास जो बंदा है वो है जीन जैक्यूज रूसो। ये फाउंडिंग फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इसको कहते हैं। इसने कहा कि स्टेट बनाई है तब है ताकि वो इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। इसने ना पॉपुलर सवरेनिटी की बात की। इसने कहा कि लोग आज़ाद हैं, स्टेट ऑफ नेचर में ना लोग आज़ाद हैं, लोग जो चाहें करें। तो इसने जनरल विल ऑफ द पीपल की बात की। इसने कहा कि स्टेट और लॉज बनाई तभी ताकि वो बनाएं लोगों की ताकि ना जनरल विल वो को पूरा करें। अगर वो नहीं कर रहे तो उनको डिस्कार्ड किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो हम देखें कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ना वो मेन काज है एनलाइटनमेंट का और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। ये है हमारे लॉन्ग टर्म काजेज़, और यहाँ से आगे हम शॉर्ट टर्म काजेज़ और इसका इवेंट्स और कंसिक्वेंसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इंशाल्लाह हम उसको करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।